पटना में बीएमपी के एक जवान के किडनैपिंग का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि जवान का नाम शशिभूषण सिंह है, जो बीएमपी 5 का जवान है और पूर्व में एसटीएफ में भी कई वर्षों तक रहा है। रूपसपुर थाना क्षेत्र के महुआ बाग का वह रहने वाला है और आज बताया जा रहा है कि बोलेरो सवार कुछ अपराधियों ने उसे अगवा कर लिया और उसके बाद उसे ले भागे हैं। और इस मामले के बाबत रूपसपुर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक पुलिस को अपहर्ताओं का सुराग नहीं मिला है। पटना के एसएसपी ने एफआईआर दर्ज किए जाने की पुष्टि तो की है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी पटना पुलिस कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी इस बात का पता किया जा रहा है कि आखिर अपहरण की इस घटना के पीछे सिर्फ फिरौती की मंशा है या फिर कोई दूसरे कारण भी हो सकते हैं। पूरे मामले में भी पटना पुलिस की कार्रवाई चल रही है, लेकिन एक दिन दहाड़े एक बीएमपी जवान के अपहरण की सूचना के बाद सनसनी फैल गई है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए काफी खींचतान के बाद चुनाव का वक्त आ ही गया। आज से पर्चा दाखिल करने के बाद 30 सितंबर तक अंतिम रूप से नामांकन दाखिल हो सकेगा। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए आज से नामांकन भरे जा सकेंगे। नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। लंबे इंतजार और काफी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। कई साल बाद ऐसा हो रहा है कि चुनाव में गांधी परिवार से कोई खड़ा नहीं हो रहा है। अध्यक्ष पद के लिए फिलहाल 2 नाम सबसे आगे हैं। पहला नाम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत का पलड़ा सबसे ज़्यादा भारी इसलिए है कि वह कह भी चुके हैं कि पार्टी आलाकमान उन्हें जो जिम्मेदारी देगा वह उसका निर्वहन करेंगे। वहीं दूसरे उम्मीदवार के रूप में शशि थरूर का नाम आगे चल रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। इन सब के बीच अब चर्चा है कि मनीष तिवारी भी अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भर सकते हैं। आज पहले दिन, नामांकन के पहले दिन आज शशि थरूर के प्रतिनिधि ने नामांकन फॉर्म लिया और कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत 28 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कैमरा पर्सन अमित राय के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के संकेतों के बाद अब राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गई है। हलचल इस बात को लेकर है कि राजस्थान में भी अपना उत्तराधिकारी किसे बनाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं और सब खुश हैं कि उन्हें इतना बड़ा दायित्व पार्टी की तरफ से मिलेगा। बात चाहे अशोक गहलोत खेमे की हो या सचिन पायलट ग्रुप की, ये दोनों ही लॉबिंग कर रहे हैं, लगातार अपने समर्थक विधायकों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनसे बहुमत के लिए अपने पक्ष में आवाज़ उठाने के लिए समर्थन बनाने की कोशिश कर रहा है। सचिन पायलट का ये आवाज़ है। आमतौर पर वैसे भी यहाँ कार्यकर्ताओं की काफ़ी भीड़ जमा होती है, लेकिन अब यहाँ पर विधायकों का भी आना जाना लगातार बना हुआ है। कहा जा रहा है जब राजस्थान में राजनीतिक संकट के बाद सचिन पायलट की वापस से पार्टी में वापसी हुई थी, तब उन्हें यह भरोसा दिया गया था कि देर सवेर राजस्थान की कमान उन्हें ही सौंपी जाएगी। क्या अशोक गहलोत भी इसके लिए तैयार होते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं। कैमरामैन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। बिहार में अपने 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज किशनगंज पहुंचकर बूढ़ी काली माता मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी के साथ वो ज़मीन पर बैठकर काफ़ी देर तक उन्होंने मंत्रोच्चारण किया और पूजा अर्चना की। सबसे बड़ी बात है कि गृह मंत्री अमित शाह का दौरे का आज दूसरा दिन है। कल पूर्णिया में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था और आज दूसरे दिन सुबह करीब 10 बजे वह किशनगंज के बूढ़ी काली मंदिर में पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना किया और सबसे बड़ी बात है कि एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मान्यता है कि जिनकी मनोकामना पूरी होती है उनके नाम की यहाँ मूर्ति लगाई जाती है, यानी जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो अपने नाम की मूर्ति का बुकिंग कराते हैं। अगले 25 साल तक अगर देखा जाए तो यहाँ पर किनके नाम की मूर्ति लगेगी वह पहले से ही बुक हो चुका है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, किशनगंज, न्यूज़ 24। बीजेपी का गुजरात के लिए मिशन 150। वैसे अभी तो गुजरात चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने 18 अप्रैल से ही गुजरात में अपने मिशन 150 को लेकर कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री इस महीने 29 और 30 सितंबर और अगले महीने 9, 10 और 11 अक्टूबर को गुजरात के प्रवास पर रहेंगे। आपको बता दें कि इन 5 दिनों में गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में वो भाग लेंगे। सूरत, भावनगर, अहमदाबाद, अंबाजी, जामनगर, राजकोट में वो रैलियां करेंगे। आदिवासी इलाकों में पार्टी की हालत बहुत खस्ता है। कई शहरी इलाकों में भी मतदाताओं के छिटकने की आशंका है।
इसलिए प्रधानमंत्री की सभी चुनौतीपूर्ण जगहों की पहचान करके कार्यक्रम को लगाया गया है। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के नेतृत्व में सुपर 16 नेताओं की टीम भी जमीन पर पहले से काम कर रही है। ये गुजरात के वो नेता हैं जो संगठन के कार्यों में दक्ष हैं और अपने अपने इलाकों में महारत हासिल रखते हैं और अच्छी पकड़ रखते हैं। कैमरामैन अनंग पाल के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 94 दिल्ली। इस वर्ष 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा के इसी परिसर में कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, लेकिन उनका यह कार्यक्रम PFI के निशाने पर था। हालांकि इस बात का खुलासा पटना पुलिस ने 13 जुलाई को किया था कि 11 जुलाई को इंफॉर्मेशन के आधार पर उन्होंने PFI से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया था और उनके फुलवाड़ी मॉडल का खुलासा किया था। फुलवाड़ी शरीफ में PFI ने अपना बड़ा ट्रेनिंग कैंप बना रखा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के ठीक पहले इस ट्रेनिंग कैंप का खुलासा होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी सख्ते में आ गई थी। लेकिन अब इस बात की पुष्टि केरल से गिरफ्तार PFI से जुड़े शफीक पैट से भी हुई है। शफीक पैट ने भी बताया है कि उसने प्रधानमंत्री के इस दौरे के लिए कई तैयारियां की थी और उनका प्रधानमंत्री का यह दौरा PFI के निशाने पर था। फिलहाल अब आगे की जांच जारी है और इस मामले में जो ED पूछताछ करेगी उससे भी बहुत कुछ सामने आने वाला है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। यूपी विधानमंडल दल के दोनों सदनों में यूपी लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम का विधेयक पारित कर दिया गया है। इस विधेयक में दंगा, उपद्रव, विरोध प्रदर्शन, बंद, हड़ताल के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 5 लाख का मुआवजा और दिव्यांग होने पर 1 लाख का मुआवजा मिलेगा। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए बताया है कि 2020 में लागू यूपी लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम में केवल सरकारी संपत्ति के नुकसान पे ही मुआवजे का प्रावधान था। किसी व्यक्ति की मौत या दिव्यांग होने पर मुआवजे का प्रावधान नहीं था। संशोधित विधेयक में मौत या दिव्यांग होने पर मुआवजे के प्रावधान के साथ साथ संशोधन भी शामिल किया गया है, बशर्ते जिस व्यक्ति की मौत या दिव्यांग हुआ है वह किसी उपद्रव या हिंसा में शामिल न हो। इस विधेयक की खास बात यह है कि दावा प्राधिकरण को मौत या दिव्यांग होने पर मुआवजा राशि बढ़ाने का अधिकार होगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। धान खरीदी को लेकर हरियाणा के शाहबाद में किसानों और प्रशासन के बीच चल रहा गतिरोध अब खत्म हो गया है। 24 घंटे के बाद इस आंदोलन को खत्म करने की पहल राज्य सरकार के DG ने की और किसानों से बातचीत में उन्हें भरोसा दिया कि किसान आज से ही अपने धान की बिक्री अपने क्रय केंद्रों पर कर सकेंगे। इसके लिए सरकार की सहमति मिल गई है, लेकिन इसका बिल अगले 1 अक्टूबर से किसानों को दिया जाएगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में प्रशासन से बातचीत के बाद 24 घंटे के बाद ये आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन बड़ा सवाल है कि MSP की मांग को लेकर हरियाणा के 100 धान क्रय केंद्रों पर क्या धान की खरीदी की प्रक्रिया लगातार बदस्तूर जारी रहेगी? क्या उसका मूल्य और उसके भुगतान की प्रक्रिया भी उसी व्यवस्था के तहत होगी जैसा किसान चाहते हैं? अगर ऐसा नहीं होगा तो किसानों ने एक बार फिर सरकार को चेताया है कि वो उनके लिए आंदोलन का रास्ता खुला हुआ है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, शाहबाद, हरियाणा। मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदान में उद्धव ठाकरे को दशहरा रैली की परमिशन मिलने के बाद शिंदे गुट की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खबर है कि एकनाथ शिंदे लगातार 2 रणनीति पर काम कर रहे हैं। पहली रणनीति ये है कि किस तरह से हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जाए और दूसरी रणनीति ये है कि किस तरह से ज्यादा भीड़ अपनी BKC की रैली में, जो कि दशहरा के दिन होने वाली है, उसमें लाया जा सके। एक रणनीति पर यह भी काम चल रहा है कि एकनाथ शिंदे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में हैं और ये चाहते हैं कि उनके दशहरा रैली में दोनों में से कोई एक शामिल हो, जिससे कि बीजेपी का भी कैडर आए और उद्धव ठाकरे के मुकाबले उनकी रैली कहीं पर भी कमजोर न दिखे। कैमरा अखिलेश ठाकुर के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। दुर्गा पूजा का महत्व इस बार बहुत बढ़ गया है। वहीं यूनेस्को के विश्व के धरोहर के सूची में शामिल होने पर
केंद्र सरकार दुर्गा पूजा का श्रेय अपने ओर ले रहा है, तो वही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य सरकार दुर्गा पूजा का श्रेय ले रही है। इसको लेकर पूरे कोलकाता में जगह जगह तैयारियां चल रही हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से सभी दुर्गा पूजा पंडालों में इस तरह का एक बोर्ड, यहाँ पे एक होर्डिंग लगाया गया है जहां पे साफ तौर पे लिखा गया है कि कोलकाता का दुर्गा पूजा हेरिटेज को जो यूनेस्को में वहां पे जिस तरह से शामिल किया गया है और इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो फोटो भी को लगाया गया है, तो वही केंद्र सरकार इनको लेकर अब यहाँ पे जो यहाँ के संस्कृत मंत्रालय है उसको श्रेय दे रही है। केंद्र सरकार के द्वारा कोलकाता में आज एक विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है। उस विशेष कार्यक्रम के द्वारा यहाँ पे जो पंडाल है, जो कारीगर है, जो मूर्तिकार है, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। उत्तराखंड में एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक लड़की की हत्या कर दी जाती है और शव को नहर में फेंक दिया जाता है। दरअसल ये घटना ऋषिकेश में उजागर हुई है जब पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। बताया ये जा रहा है कि अंकिता भंडारी, जो कि एक रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी एक रिजॉर्ट में, और जिस रिजॉर्ट में वो काम करती थी, जो उसका मालिक था पुलकित आर्या और उसका दोस्त अंकित और एक पुलकित के साथ अन्य सौरभ, ये तीनों इसी जगह पर अंकिता को लेकर पहुंचे थे और जब वापसी जा रहे थे तो 3 ही लोग थे, यानी अंकिता को इसी नहर में फेंका था। चिल्ला रेंज की ये वो नहर है जहां एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद ये बताया और कहा कि यहाँ पर ये जो शव था यहीं से निकाला गया है। खुद मुख्यमंत्री धामी ने जो रिजॉर्ट था उस पर बुलडोजर की कार्रवाई करी क्योंकि वो अवैध था और तमाम जो कार्रवाई होनी चाहिए उसका भी पालन किया गया। लेकिन ये हैरान कर देने वाली घटना उत्तराखंड की थी, जहां एक मासूम, जो कहा जाए कि एक लड़की थी जो रिजॉर्ट में काम कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि वहां एक अनैतिक काम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद उसने उसका विरोध किया, जहां बहस हुई और 3 युवकों ने उस नहर में फेंक दिया। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। कैमसन कलिकांत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 उत्तराखंड। ईरान में हिजाब को लेकर महिलाओं का विरोध बढ़ता नजर आ रहा है। पुलिस हिरासत में एक युवती की मौत के बाद ये विरोध प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो गया। यहाँ आपको बता दें कि ईरान में लगातार हिजाब को लेकर महिलाएं खिलाफत कर रही है और अब प्रदर्शनकारी और भी ज्यादा उग्र होते नजर आ रहे हैं। इस बीच एक खबर आ रही है कि ईरान में इंटरनेट पर भी पूरी तरीके से बैन लगा दिया है और प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग भी किया है, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई है। यहाँ पर बता दें कि महसा अमीनी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को भी बैन कर दिया गया है और उधर यूएन में कई देशों ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग की निंदा भी की है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सभी राज्यों में ईरान में महिलाएं जो हैं वो अपनी खुशी का इजहार वहां पे अलाव जलाकर, अपने हिजाब को जलाकर कर रही हैं, वहीं अपने गुस्से का इजहार अपने लंबे बालों को काट कर भी कर रही हैं। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। पिछले दिनों ब्रिटेन में जिस तरीके से हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव देखने को मिला, उसके बाद दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद जो है वो एक्टिव हो गई है। वो आज विश्व हिंदू परिषद ब्रिटेन की एम्बेसी में एक ज्ञापन देने जा रही है कि जो हिंदू ब्रिटेन में रह रहे हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, उन पर हो रहे अत्याचारों को रोका जाए, जिसको लेकर वीएचपी ब्रिटिश की तरफ जा रहे हैं और ब्रिटिश एम्बेसी की तरफ जा रहे हैं। अगर आप ये देखें, भारी तादाद में वीएचपी के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर जय श्री राम, हिंदू बचाओ जैसे नारे, यहाँ पे भारत माता की जय जैसे नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। वहीं संत भी यहाँ पर काफी तादाद में संत भी इकट्ठे हुए हैं। अब ये यहाँ से ब्रिटिश एम्बेसी जाएंगे और वहाँ पर एक ज्ञापन देंगे जो कि सीधा सीधा ब्रिटिश की प्रधानमंत्री लिजा ट्रेस के नाम है कि वो हिंदुओं के अधिकार करें, उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोके। कैमरामैन साहिल के साथ न्यूज़ 24 दिल्ली। नवरात्रों के चलते माता वैष्णो देवी के द्वार और आधार शिविर कटरा में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। जो भी श्रद्धालु पैदल माता वैष्णो देवी के द्वार जाएगा, सबसे पहले जो दर्शन का द्वार है, दर्शन ड्यूटी, वहां पर प्रत्येक श्रद्धालु की जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की ओर से विशेष तौर पर जांच की जाती है। आप देखिए कि बारीकी से जांच की जा रही है। मकसद यही है कि जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शनों को जाएगा वो सुरक्षित माहौल में यात्रा करे। आप देखिए कि बैग एक्सरे मशीन है, इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बैग की जांच की जा रही है, प्रत्येक श्रद्धालु को चेक किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान को आप देखिए कि बारीकी से जो बैग है
वो इस मशीन के जरिए चेक किए जा रहे हैं। आप देखिए कि अगर डाउट पड़ता है उस बैग को रोका जाता है, यात्री से पूछा जाता है इस बैग में क्या है और किसका ये बैग है। आप देखिए कि किस कदर जो है बारीकी से जांच चल रही है। मकसद यही है कि नवरात्रों में देश विदेश से लाखों की तादाद में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के द्वार आते हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, यात्री सुरक्षित माहौल में यात्रा करें, उसी के चलते जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं यहां पर प्रत्येक यात्री की जांच कर रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 कटरा। गुजरात में आज खबर गरबा को लेकर। नवरात्रि में जहां एक तरफ पूरे देश भर में दुर्गा पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, वहीं गुजरात की अगर मैं बात करूं तो चारों तरफ गरबे की धूम रहती है और इसकी तैयारियां लोग महीनों पहले से ही शुरू कर देते हैं। इस बार 2 साल के बाद नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है और इसको लेकर पूरे गुजरात भर में जितने भी खेलैया हैं, जो गरबा और रास खेलने वाले होते हैं, उन्होंने कई महीनों पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। वहीं जो आयोजक होते हैं उनमें भी एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजकों ने जहां अलग अलग तरीके से आयोजन कर ज़्यादा से ज़्यादा खेलैया रास गरबा खेल सके, इस तरह की अलग अलग थीम अपनाई हुई है। वहीं पर रास गरबा खेलने वाले युवक और युवतियों ने भी अपनी वेशभूषा को लेकर, पोशाक को लेकर कई तैयारियां करके रखी है और इसके साथ साथ जो गरबा क्लासेस होते हैं वो भी कई महीनों से डांस के नए नए मूव्स और नए नए स्टेप जो हैं वो दिखा रहे हैं। और इन सब के बीच सबसे खुशखबरी तब गरबा रसिकों को मिली जब गुजरात सरकार ने 12 बजे तक लाउड स्पीकर चलाने की अनुमति दे दी। जो गरबा रसिक हैं उन्होंने गरबे की पूरी तैयारियां कर रखी है, चाहे वो खेलने वाले हो चाहे वो आयोजक हो। कैमरामैन प्रदेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। देश के गृह मंत्री अमित शाह अगले हफ्ते 30 सितंबर को जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर यहां पहुंच रहे हैं। अमित शाह सबसे पहले 30 सितंबर को जम्मू पहुंचेंगे। वहां वो कई सारी बैठकें करेंगे जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद 1 अक्टूबर को वो जम्मू के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो LAC से सटा हुआ है राजौरी पहुंचेंगे। वहां पर एक बड़ी मेगा रैली का आयोजन किया गया है जहां पर खासतौर पर गुज्जर और बकरवाल और पहाड़ी जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। जानकारों का कहना है कि अमित शाह का ये दौरा इस लिहाज से भी काफ़ी अहम है क्योंकि आने वाले समय में अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अमित शाह खुद यहाँ पर हालात का भी जायजा लेंगे और बीजेपी की स्थिति ग्राउंड पर कितनी मजबूत है उसकी भी वो समीक्षा करेंगे। कैमरामैन रशीद के साथ आसू श्रीनगर, न्यूज़ 24। 1 अक्टूबर से मुंबईकरों को महंगाई की एक और मार झेलनी पड़ेगी। 1 अक्टूबर से मुंबई में सफ़र करना थोड़ा सा और महंगा हो जाएगा क्योंकि ऑटो और टैक्सी चालक यूनियनों ने किराए में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। अब तक आप ऑटो के लिए प्रति यूनिट 21 रुपये तो वहीं टैक्सी के लिए 23 रुपये चुकाते हैं, लेकिन 1 अक्टूबर से यही किराया ऑटो के लिए 23 रुपये हो जाएगा तो वहीं टैक्सी के लिए 28 रुपये। पिछले कई दिनों से ऑटो और टैक्सी चालक किराए में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि कुछ महीनों से CNG के दामों में काफ़ी इजाफा हुआ है, काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किराए में बढ़ोतरी को लेकर ऑटो और टैक्सी चालक 2 बार हड़ताल पर जाने की धमकी भी दे चुके थे, लेकिन सरकार द्वारा आश्वासन मिलने के बाद ये हड़ताल वापस बुला ली गई थी। सरकार ने अब इनकी किराए में बढ़ोतरी को लेकर ये मांग मान ली है, जिसके चलते किराए में बढ़ोतरी की जाएगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ द्वारा UN असेंबली में दिए गए कश्मीर पर बयान का समर्थन करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए और दोनों मुल्कों को चाहिए कि वो अपने रिश्ते बेहतर करें और इसी के साथ कश्मीर मसले का भी हल निकाले, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया कि कश्मीर घाटी में ख़ास तौर पर धारा 370 जो 2019 5 अगस्त को हटाई गई, उसके बाद यहाँ हालात इस तरह के बने हुए हैं कि जो भी सरकार की आलोचना करता है उन्हें पकड़कर जेल में डाला जाता है। महबूबा मुफ्ती के इस बयान को लेकर बीजेपी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आनी भी अब शुरू हो गई है। कैमरामैन रशीद के साथ आशुतोष श्रीनगर, न्यूज़ 24।
गौवंश को लंपी वायरस से बचाने के लिए कोरोना वायरस की तरह जिस तरह से इंसानों पर इम्यूनिटी बूस्टर का एक डोज तैयार किए गए थे, तो ठीक वैसे ही अब लंपी वायरस से बचाने के लिए मध्य प्रदेश में इम्यूनिटी बूस्टर वाले लड्डू वाला फॉर्मूला यहाँ पर अपनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के आधे हिस्से में लंपी वायरस तेजी से फैल चुका है, जिसमें खंडवा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। और इसी खंडवा जिले की सबसे पुरानी गौशाला श्री गणेश गौशाला में इसी तरह के जो इम्यूनिटी बूस्टर आयुर्वेदिक लड्डू तैयार किए गए हैं और उन्हें गौवंश को दिया जा रहा है। और इसी तरह से ये लड्डू तैयार किए गए हैं जिस तरह से कोरोना वायरस में एंटी जो फॉर्मूला तब तैयार किया गया था इस वायरस से निपटने के लिए, जिस तरह से जो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर अब इन लड्डुओं का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। सपा मुखिया अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा है कि उन्होंने सपा में विधायकों की संख्या को 47 से 125 तक पहुंचाया, लेकिन वो अब भी ऐसी क्षमता रखते हैं कि वापस उन्हें 45 तक पहुंचा दें। उत्तर प्रदेश में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बड़े गठबंधन के बाद भी वो चुनाव हार गए थे। हार के बाद से ही लगातार सुहेलदेव पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। इन दिनों राजभर पार्टी और संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। राजभर ने यहाँ तक कह दिया है कि अब उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही है, क्योंकि सपा को अहंकार हो गया है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद से ही ओम प्रकाश राजभर के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। जहां इस मुलाकात के बाद राजभर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सपा और बसपा पर हमलावर भी हो रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बेशक खराब मौसम के चलते वो मंडी नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने वर्चुअल तरीके से ही मंडी के और हिमाचल के लोगों को संबोधित किया और इसी के चलते ही उन्होंने साफ और स्पष्ट इशारा किया कि हिमाचल में अब फिर से भाजपा की वापसी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से स्टार्टअप में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें से ज़्यादातर हिमाचली हैं और वहीं पर लोगों का उत्साह देखते हुए बन रहा था कि किस तरह से झूमते नाचते गाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में आ रहे थे। बेशक मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, लेकिन लोगों के उत्साह में किसी भी तरह की कोई कमी दिखाई नहीं दे रही थी। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।